मैंने तो मुझे वैसे सच्ची बात है, मुझे भी ख्याल नहीं था कि ये इतना ओवर रिएक्ट करेंगे, स्पेशली जब नरेंद्र मोदी ने 2 तकरीरें कर दी मेरी ट्वीट को लेके, फिर राजनाथ साहब ने एक पूरी जो है वो गुफ्तगू कर दी, और तो वो एक पूरा, और फिर इंडियन चैनल्स और सारा वो इतना हाइप अप ही जो है वो हो गया। ये घुस के मारना का जो एक फिजिकल तस्वर था उसको आपने चेंज किया है। घुस के मारने का मतलब ये भी है कि इंफॉर्मेशन दुश्मन के बारे में जितनी ज्यादा हो या दूसरे कंट्री के बारे में, तो आप उसको अपने तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। दिस इज आल्सो घुस के मारना। तो आपकी कौन सी इंटरवेंशन थी, आपने ये ब्रीफ में नहीं दिया, जिसके वो बहुत ज्यादा अनॉय हुए। दिस इज नंबर 1। नंबर 2 ये कि नेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर पहली दफा इंडिया में एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री ऑब्जेक्शंस आए हैं, उनके जो इलेक्शन कमीशन है, पर्टिकुलरली इलेक्शन कमीशन। तो आप समझते हैं कि उधर भी इंडियन खामोश रहेंगे या इन इंस्टीट्यूशंस के डाउनफॉल की वजह से कोई रिएक्शन आएगा? नहीं, रिएक्शन तो आया है ना, वोटर का रिएक्शन तो आ गया है। दूसरा, जो पहली बात आपने कही थी, एक्चुअली मैंने तो, मुझे वैसे सच्ची बात है, मुझे भी ख्याल नहीं था कि ये इतना ओवर रिएक्ट करेंगे, स्पेशली जब नरेंद्र मोदी ने 2 तकरीरें कर दी मेरी ट्वीट को लेके, फिर राजनाथ साहब ने एक पूरी जो है वो गुफ्तगू कर दी, और तो वो एक पूरा, और फिर इंडियन चैनल्स और सारा वो इतना हाइप अप ही जो है वो हो गया। जो कुछ आज आप कर रहे हैं ये भी ट्वीट होगा जी नहीं, वो ट्वीट क्या था? वो बेसिकली ये जो राहुल गांधी की जो तकरीर थी, तो मैंने उसको लिखा था कि राहुल ऑन फायर, तो उसके ऊपर जो है उन्होंने कह दिया कि देखें वो तो, हालांकि वो तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव दे रहा था, तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि इट्स नफरत के पर्सपेक्टिव के मुकाबले पे राहुल गांधी का जो पर्सपेक्टिव है वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है, और इसलिए वो जो है वो प्रेफर होगा। और ओवरऑल मेरा वैसे पहले ही मैं ये कह रहा था कि मोदी जो है ये इसमें सीटें जो है वो नहीं जीत सकेंगे, 400 के तो बिल्कुल ही पार नहीं जा सकते, ये 300 भी नहीं जीतेंगे। तो वो बस हमारा वो अंदाजा भी ठीक हो गया, तो उसके ऊपर काफी वहां पे जरा उनको गर्मी थी। बल्कि मुझे तो ट्विटर पे धमकियां आना शुरू हो गई कि अब 21 में तुम हो गए, 20 हमने पहले मारे हैं घुस के, अब 21 में तुम हो। मोदी ने भी आपका नाम लिया। बिल्कुल, तो वो आप देखते हैं, आप आगे अल्लाह खैर ही रखे, अपनों से बच गए तो उनको देख लेंगे। करना फर्क सर जी। चल सर, मैं आपने फरमाया कि हम भी इंटरेस्टेड है, इंडिया शुड आल्सो बी इंटरेस्टेड, हमारे ये तलकात बेहतर होना और सब कुछ। कब तक आप विजुलाइज करते हैं कि कुछ ऐसा होगा? बिकॉज आज जो इंडिया के स्ट्रेटजिक गेन्स हैं, जो उनकी स्टेबिलिटी है, जो उनके इकोनॉमिक गेन्स है, आज का पोजीशन है वर्सेस आवर्स, ठीक है, इसमें तो वो कुछ भी हाथ से कोई भी चला जाए, ये बैलेंस जो है ना ये नहीं बन रहा जल्दी। तब तक आप उम्मीद करते हैं कि दे वुड बी इंटरेस्टेड, ठीक है, टू हैव बेटर रिलेशन विद अस एज वी आर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो इकोनॉमिक गेन्स है ना वो पाकिस्तान में मिस इंटरप्रेट हो रहे हैं। जैसे अयूब खान इरा के इकोनॉमिक गेन्स जो थे वो बड़े थे, लेकिन वो 22 खानदानों तक थे। इसी तरह से जो इंडिया में जो गेन्स हैं वो भी बहुत थोड़े फैमिलीज तक जो है, अंबानी, गडानी, ये जो बाकी ये लक्ष्मी मित्तल, ये लोग सारे जो हैं ये पैसे बहुत बना रहे हैं। लेकिन आप पंजाबी फार्मर की हालत देख लें कि क्या है, आप मणिपुर में देख लें कि क्या हो रहा है, आप गुजरात, छत्तीसगढ़ में देख लें, गुजरात में देख लें, जो कॉमन इंडियन है। जी, मैं उस पर आ रहा हूँ। नहीं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो यही कंपनियां ट्रिपल हो गई है ना, वो कोई आम आदमी की हालत देखिए ना। जो इकोनॉमी है उसकी असल सॉलिड इकोनॉमी, अमेरिका, बरतानिया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने क्या किया था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने ये किया कि कॉमन आदमी जो है उसको एम्पावर कर दिया इकोनॉमिकली। जिस तरह अयूब खान एरा में पाकिस्तान आम आदमी का फायदा नहीं हुआ, हिंदुस्तान में मोदी एरा में आम आदमी का फायदा नहीं हो रहा। इसलिए ये इकोनॉमी जो है वो उसकी फंडामेंटल्स ठीक नहीं है। वो एक शो ऑफ इकोनॉमी जरूर है, लेकिन उसकी फंडामेंटल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैंने इस हिसाब से ये कहा कि मेरे ख्याल में ये बातचीत नहीं करना चाहते, वहां पे एक्सट्रीमिज्म जो है वो सारा भारी है, सब कुछ है। लेकिन ये जो पानी का प्रॉब्लम है उस पे हिंदुस्तान को और पाकिस्तान को अल्टीमेटली बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज अगर सिंध दरिया जो है उसका पानी कम हो गया, सिंध दरिया के अंदर जो तब्दीली आ गई फ्लो ऑफ वाटर में, तो पाकिस्तान का भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। फिर एटम बम की जरूरत नहीं है, फिर हम दोनों साइडों पे वैसे ही हमने मरना है। तो लिहाजा उसके लिए आपको बातचीत करनी पड़ेगी, ग्लेशियर्स बचाना पड़ेंगे।
आप देखिए सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर जंग नहीं आप जारी रख सकते, बिकॉज इट इज अफेक्टिंग योर वाटर फ्लो। आप जो आपकी इस वक्त जो वहां पे सारी जो वॉर्स हैं वो ग्लेशियर्स के ऊपर हो रही हैं, और ग्लेशियर्स इफेक्ट होंगे तो सारा इंडस बेसन जो है उसकी इन्वायरमेंट तबाह बर्बाद हो जाएगी। सो इसके लिए आपको बैठना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। वो 5 साल में नहीं बैठ जाएंगे, आप 10 साल में बैठ जाएंगे, बैठना तो पड़ेगा। थैंक यू। मैं हिंदुओं का जो वोट है, नामजद हिंदुओं का वोट जो है उनका कम नहीं हुआ, डिक्लाइन में गया है बहुत स्लाइटली। इलेक्शन का रिजल्ट चेंज किया बेसिकली मुनज़्ज़म वोट आया दलित का, मुनज़्ज़म वोट आया यादव का, और मुनज़्ज़म वोट आया मुस्लिम। तीन कम्युनिटीज के मुनज़्ज़म वोट ने उनके वोट जितनी थोड़ा सा फर्क पड़ा, कोई 1% प्लस, तो उससे इलेक्शन के रिजल्ट में फर्क आ गया। इस सारी सूरत हाल में जबकि इंडिया में भी अब एक कमजोर हुकूमत है, पिछली हुकूमत है, पाकिस्तान में भी एक कमजोर हुकूमत है। हमें थोड़ा सा इसको चीज को शिफ्ट करना है टुवर्ड्स पाकिस्तान कि हम कैसे देखते हैं इसको। यहाँ बैठ के जब हम लाहौर में बात कर रहे हैं तो वो पाकिस्तान के नुक्ता नजर से देखें, पाकिस्तान में भी कमजोर हुकूमत है, लेकिन पाकिस्तान में आप क्या गुंजाइश महसूस करते हैं कि क्या यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी जो बहुत ज्यादा इंतशार का शिकार, आप हम सब देख रहे हैं कि एक तरफ हुकूमत है, एक तरफ अपोजिशन की जमातें हैं, PTI है, इनमें डायलॉग तक नहीं। तो क्या यहाँ पे कोई ऐसी सूरत हाल पैदा करने की आप लोग कोशिश करेंगे कि आप यहाँ बैठ के कोई इत्तेहाद की फिजा ऐसी बना के तो आप इंडिया के साथ डायलॉग कर सकें? क्योंकि इंडिया के साथ आप डायलॉग अगर नहीं करेंगे तो इसका नुकसान तो पाकिस्तान को है। जो पाकिस्तान का नुकसान है, जैसे आपने कहा कि पहले तो नुकसान होता है कि जंग हो सकती है, अब जंग की बजाय हमें पानी जैसा इशू बहुत बड़ा है। इस सारे को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं क्या पाकिस्तान के अंदर कोई डायलॉग की फिजा बनाई जाएगी? क्या आपने फ्यूचर की सोचा तो कैसे करना? देखिए फारूक साहब, पाकिस्तान के अंदर तो एक ख्वाहिश है, ज्यादातर लोग जो हैं, इवन मैं आपको कह सकता हूं कि जब जनरल बाजवा और इमरान खान दोनों जो थे वो बड़े कीन थे कि हिंदुस्तान से ताल्लुकात बेहतर हो। नवाज शरीफ साहब का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आपके सामने है, लेकिन मसला ये है कि देखिए आप और मैं बात करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप मुझे ये समझते हैं कि मैं नापाक हूं और आप मेरे से हाथ में लाएंगे और आप नापाक हो जाएंगे, तो मुझे आप बताइए इस माहौल में बातचीत कैसे हो सकती है? इशू इज नॉट कि पाकिस्तान के अंदर क्या माहौल है, इशू इज हिंदुस्तान में माहौल नहीं है बातचीत का। और हिंदुस्तान की जो इस वक्त लीडरशिप है वो हिंदू इंतहा पसंदों के हाथ में है, जो कि 1923 से जो हिंदू महासभा की एक फिलॉसफी है, RSS की जो फिलॉसफी है, उसके तहत चल रहे हैं। और उनके बस में होगा तो वो तो मुसलमानों को वहां से निकालना चाहते हैं। वो तो अभी आपने सिटीजनशिप एक्ट में भी वहां पे देखा। सो ये नहीं कि हमारे यहाँ मुझे नहीं लगता पाकिस्तान के अंदर एक ये कोई इसके ऊपर कोई कंसेंसस नहीं है कि हमने बात हम तो करना ही चाहते हैं। स्पेशली हम लाहौर में बैठे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के साथ अफगानिस्तान लगता है, बॉर्डर ओपन होता है, ईरान बलूचिस्तान के साथ है, सिंध के पास दरिया है, हमारा पंजाब में तो हम तो लैंड लॉक्ड है अगर इंडिया से हमारी ट्रेड नहीं खुलती, इसलिए हम तो खोलना चाहते हैं। हिंदुस्तान को भी बहुत फायदा है, हिंदुस्तान को फायदा यह है कि उसको अफगानिस्तान मिल जाता है, उसको सेंट्रल एशिया मिलता है। एक्चुअली हिंदुस्तान को नॉर्मलाइजेशन का ज्यादा फायदा है, लेकिन मसला वहां पे यह है कि जो काओ बेल्ट है, लेट्स से गुजरात है, उड़ीसा है, यूपी है, और वहां पे उनकी पॉलिटिक्स ये है कि हमने लोकल मुसलमानों को कैसे खत्म करना, और पाकिस्तान इज अ सिंबल ऑफ मुस्लिम एम्पावरमेंट। सो ये हिंदुस्तान में कंसेंसस नहीं है बात करने का, पाकिस्तान में इशू नहीं है।